नमस्कार दोस्तों, डी और एफ ब्लॉक पार्ट 4। कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स के कारण बीच में वीडियो नहीं बने थे। आज से वापस स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज को। तो डी और एफ ब्लॉक में अपन महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स 3D सीरीज के महत्वपूर्ण गुणधर्मों का अध्ययन कर रहे थे। उसमें अपन रेडियस को पढ़ चुके थे, रेडियस हम पढ़ चुके थे, डेंसिटी पढ़ चुके थे। आज स्टार्ट कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। त्रिज्या और घनत्व के बारे में हम पढ़ चुके थे। आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? तो सुनिएगा जरा ध्यान से बात को कि ये जैसे किसी परमाणु है, कोई एटम है, एटम के आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो कहलाती है आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। इन आइसोलेशन स्टेट फॉर removal a one electron from valence cell, required energy is known as ionization enthalpy. डी ब्लॉक तत्वों की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो 6 to 10 वोल्ट के लगभग होती है, इसके बिटवीन में होती है, 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होती है। इनमें से ज्यादातर जो तत्व होते हैं इनकी +2 मतलब पहली ऑक्सीजन अवस्था इंपॉर्टेंट होती है, परंतु क्रोमियम और कॉपर के सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है, जिसका कारण इसकी अर्धपूरित व पूर्णपूरित अवस्था होती है। जैसे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जाएं तो होगा 4s1 3d5, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 4s1 3d10। अगर दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, इसका बाह्यतम कोश आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन तो Cr+1, इसका भी बाह्यतम कोश से तो +1, तो यहां बच जाते हैं 5, यहां बच जाते हैं 10। इसकी अर्धपूरित हाफ फिल्ड और इसकी पूर्ण पूरित फुल फिल्डेड स्थिति होती है। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कैसी होती है दोस्तों? मजबूत होती है, स्थायी होती है, स्टेबल होती है। तो स्टेबिलिटी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कराया जा सकता, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी कारण सवाल पूछा जा सकता है कि Cr व Cu के द्वितीय आयनाइजेशन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित से निकलता है, जो कि स्थायी होते हैं। इसी कारण ये तत्व अपनी द्वितीय आयनन ऊर्जा में उच्च पाए जाते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटालिक नेचर। तो मेटालिक नेचर को अगर हम पढ़े तो मेटालिक नेचर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, धात्विक गुण, हिंदी में इस बात को हम कहेंगे धात्विक गुण। यहां पर होगा आपके पास धात्विक गुण समानुपाती अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये मेटालिक नेचर दिखाएगा, और मेटालिक नेचर के कारण इसमें मेटालिक बॉन्ड बनेंगे, मेटालिक बॉन्ड, धात्विक बंध बनते हैं। और अगर धात्विक बंध बनेंगे तो धात्विक बंध कैसे होते हैं दोस्तों? धात्विक बंध स्टेबल होते हैं, मजबूत होते हैं। इस कारण से इनकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी, कणन की ऊर्जा जो होती है वो उच्च होती है। सवाल पूछा जा सकता है, संक्रमण तत्वों की कणन की एंथैल्पी उच्च होती है क्यों? Why atomization enthalpy of transitional element is high? Because they have high number of unpaired electron. Due to unpaired electron they are interact. Due to interaction metallic bond is formed. Metallic bond is strong, so they shows metallic nature and they shows hardness. Due to this atomization enthalpy is high. अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अंतरक्रिया होगी, उस अंतरक्रिया से धात्विक बंध बनेंगे। धात्विक बंध अत्यंत कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। अतः इसकी परमाणुकरण की ऊर्जा या कणन की एंथैल्पी का मान उच्च होता है। अतः संक्रमण तत्व उच्च एंथैल्पी को रखते हैं। अगली बात करते हैं, सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद शायद वो स्टार्ट कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री 12th का चैप्टर नंबर 1। सॉलिड स्टेट में हम पढ़ेंगे जो ये मेटलिक बॉन्ड होते हैं या मेटल की जो स्ट्रक्चर होती है कितने टाइप की होती है? बहुत सारे टाइप की होती है, लेकिन जो आपके पास ट्रांजिशन तत्व, संक्रमण तत्व है, इसमें मेटलिक बॉन्ड के कारण ये कौन सी HCP, BCC, FCC प्रकार की क्या रखते हैं? व्यवस्था रखते हैं। HCP, BCC
और SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। हिंदी में बात करूं तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन, काय केंद्रित निबिड़ संकुलन और फलक केंद्रित या CCP घन केंद्रित संरचनाएं रखते हैं। एक बात और, अगली बात, ये जो तत्व होते हैं इसमें एक बार फिर पूछा जाता है कि संक्रमण तत्वों की जो हार्डनेस है, कठोरता है, समूह के मध्य तक क्रोमियम तक बढ़ती है, तत्पश्चात घटती है। तो इसका रीजन भी सुन लें। जैसे देखो 3D सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। आगे से आगे चल, जो भी है। नेक्स्ट, स्कैंडियम से लगाकर क्रोमियम तक हार्डनेस बढ़ती है, हार्डनेस कठोरता बढ़ती है, आफ्टर देन घटती है। इसका कारण तो सुनिए, अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4s1 3d5, मैग्नीज का है बेटा 4s2 3d5। जरा ध्यान से देखो, डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 5, मैक्सिमम 5 ही हो सकते हैं। इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोनों में ही है, पर हार्डनेस यहां तक बढ़ी। कारण क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन बढ़ेगा, अंतरक्रिया बढ़ेगी, अंतरक्रिया से धात्विक बंध बनेगा, धात्विक बंध कठोर होते हैं, अतः कठोरता बढ़ेगी। ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इंक्रीज, ड्यू टू दिस मेटेलिक बॉन्ड आर फॉर्म एंड मेटेलिक बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग, सो हार्डनेस विल इंक्रीज अप टू क्रोमियम। सवाल पूछा जा सकता है, मैग्नीज के पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट इसकी कठोरता कम होती है, इसकी हार्डनेस कम होती है, इसका कारण बताओ। कारण आप सभी जानते हैं, मैग्नीज की विशेष संरचना, हालांकि अर्धपूरित ये भी है, अर्धपूरित ये भी है, अर्धपूरित स्थायी होना चाहिए, हाफ फील्ड स्टेबल होना चाहिए, बट इसका रीजन है मैग्नीज की स्पेशल पैकेजिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर ये पैकेजिंग है SCP BCCP, तो ये एक विशेष प्रकार की पैकेजिंग रखता है, और उस पैकेजिंग के कारण इसमें क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, स्थायित्व आ जाता है, और उस स्थायित्व के कारण ये क्या नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन अंतरक्रिया नहीं कर सकता, और अंतरक्रिया नहीं करेगा तो मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो आपको बता दूं सीधी सीधी बात कि इसकी हार्डनेस कम हो जाएगी। एक बार राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया, NCERT की किताब का सवाल है, जिंक की कणन की एंथैल्पी, एटॉमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक इज वेरी लेस इन 3D सीरीज 126 किलोजूल पर मोल। जिंक की कणन की एंथैल्पी 3D सीरीज में सबसे कम 126 किलोजूल पर मोल होती है। कारण बताओ, कारण आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला लगाइए, सीधा सीधा दिमाग में फिट कीजिए, अपने आप आ जाएगा। जैसे जिंक की बात करूं तो बेटा 4s2 3d10, जरा ध्यान से सोचो, डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 10, मैक्सिमम भी 10 होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अंतरक्रिया नहीं होगी, इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हुआ तो मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनेगा, मेटेलिक बॉन्ड नहीं बना तो मेटेलिक नेचर कहां से आएगी। नेक्स्ट अगली बात करते हैं कलर की। नेक्स्ट है आपके पास कलरफुल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कलरफुल प्रॉपर्टी में आप देखिए अगला टॉपिक, संक्रमण तत्व कलरफुल होते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं, इसका कारण बताइए। कई बार आ चुका है ये सवाल भी, संक्रमण तत्व अत्यंत रंगीन होते हैं, इसका कारण बताइए। इसका कारण 2-3 कारण है, 3 कारण होते हैं जनरली। आपको बता दूं, डी ब्लॉक का फंडा है, डी ब्लॉक का कंसेप्ट है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कलरफुल नेचर का पहला रीजन है आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, दूसरा और महत्वपूर्ण होता है जो आपको आंसर देना ही देना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ेंगे डी संक्रमण, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन के कारण भी क्या होता है उसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरह से। तो दूसरा इसमें रीजन होता है डी संक्रमण, डी ट्रांजिशन। ये दो तो हमारी किताब में। अब एनसीईआरटी का एक फंडा और पढ़ लेते हैं। कभी कभी आ जाता है कि KMnO4 सबको पता है, मैंने आपको प्रैक्टिकल में कराया था, लाल लाल कलर याद करो आप, प्रैक्टिकल में आता है ब्यूरेट में भरा होता है गुलाबी कलर, ठीक है। पिंक कलर किस कारण से होता है KMnO4 का, जबकि KMnO4 में अगर ध्यान से देखें तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखिए यहाँ से एक स्टार नोट बना रहा हूं मैं, 100 रुपए का नोट मान लो इसको आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते और फिर भी ये कलरफुल होते हैं। कौन कौन से, जैसे KMnO4, जैसे मैं बात करूं K2Cr2O7, जैसे मैं बात करूं Cu2S, CdS, Cu2O, ये भी है आपके पास। Cu2O का लाल कलर होता है, K2Cr2O7 प्रैक्टिकल में देखा था आपने, ऑरेंज कलर का होता है, KMnO4 का भी होता है। जबकि
अगर इस पर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करूं तो इसका +1, इसका -2, तो हो गया +1 x -8 बराबर 0। x बराबर कितना बेटा 7। और mn का देखोगे तो आप कितना होगा 4s2 3d5, तो 7 का मतलब 2 यहां से गए 5 यहां से गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 0 हो गए। और फिर भी ये क्या होता है पिंक कलर का होता है, इसका रीजन है चार्ज ट्रांसफर। तो ध्यान रखिएगा कभी कभी कंडीशन बन सकती है वेरी वेरी मोस्ट, क्या K1O4 K2Cr2O7 Cu2O में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फिर भी ये क्रम्स है रेस्पेक्टिवली ये कैसे कैसे पिंक कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर को शो करते हैं, जिसका कारण है चार्ज ट्रांसफर, जिसका कारण है चार्ज ट्रांसफर। हिंदी में इसको कह सकते हैं आवेश स्थानांतरण, हिंदी में इसको कहते हैं आवेश स्थानांतरण, इसका कारण है आपके पास आवेश स्थानांतरण। नेक्स्ट, अब चार्ज ट्रांसफर क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर का कारण क्या है? इसका भी तो कोई कारण होगा, इसका कारण डिस्प्रपोर्टिनेट, इसका कारण हिंदी में कह सकते हैं वी समानुपातन। एक आदमी दो बार जीवन चला जाए, उस बात को हम क्या कहते हैं आवेश स्थानांतरण। देखिएगा कैसे, जैसे मैं बात करूं देखो Cu2O ये कन्वर्ट होता है किसमें Cu प्लस CuO में। जरा ध्यान से देखो, एक आदमी 2 बार जिम में चला गया, एक बार कम जिम किया है एक बार ज्यादा जिम किया है, दैट मीन्स एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा कर लेता है, एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर लेता है। देखिए ध्यान से कैसे, देखो गाड़ी से गाड़ी मिलाना सीखो पहले, Cu से Cu की गाड़ी और Cu से Cu की गाड़ी, समझ गए होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, यहाँ पर 2 कॉपर है 2x, ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया बेटा 1। Cu अकेले का कितना हो सकता ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी अकेली मेटल है 0। इस कॉपर का कितना होगा बेटा x -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना 2। ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 1 से 0 हो गया, 1 से 0, इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हुई है, और ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होना रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अपचयन, अपचयन वह अभिक्रिया है, वो रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। नेक्स्ट, 1 से 2 हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया इसका मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, इसका मतलब ऑक्सीकरण जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। अरे भैया इलेक्ट्रॉन त्यागे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इलेक्ट्रॉन आए गए, इलेक्ट्रॉन के आने जाने से रास्ता बना, और रास्ते से, और तुम्हें पता है डीडी संक्रमण हम यही बात करने वाले हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन चलता है, अगर मैं बात करूं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E बराबर h न्यू, न्यू बराबर c बाई लेमड़ा। जरा देखो E बराबर h न्यू और न्यू बराबर क्या होता है बेटा c बाई लेमड़ा। ओहो कमाल की बात हो गई, इलेक्ट्रॉन चला, इलेक्ट्रॉन के साथ लेमड़ा चला, तरंग देते चला, तरंग देते चला, तो तरंग देते कैसा होता है कलरफुल होता है, और एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है उस, फिर भी ये कलरफुल हो गए बिकॉज लेमड़ा चला, तरंग देते चला। और तरंग देते का कारण ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन का कारण आवेश स्थानांतरण, डिस्प्रोपोर्टिनेशन, विसमानुपातन। तो ध्यान रखिएगा सवाल आ सकता है, संक्रमण तत्व ट्रांजिशनल एलिमेंट कलरफुल होते हैं क्यों, जिसका कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, समझने की जरूरत नहीं। दूसरा डीडी संक्रमण अभी समझाया नहीं है, थोड़ी देर में समझा देंगे। नेक्स्ट, और तीसरा होता है आपके पास आवेश स्थानांतरण। अब जरा सुनो डीडी संक्रमण क्या होता है, सुनना ध्यान से। डीडी संक्रमण की हम बात करें तो डीडी संक्रमण की बात कर सकते हैं हम कोऑर्डिनेशन में CFT सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, ठीक है, CFT थ्योरी बेथे और वेल्च ने दी थी। CFT में क्या बताया गया था कि जब एक लिगेंड मेटल को अपना लोन पेयर देगा तो ये लोन पेयर मेटल स्टोर नहीं रख सकता, गेन नहीं कर सकता, इतने अधिक प्रतिकर्षण को या रिपल्सन को सह नहीं सकता, और 2 पार्टों में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से 2 पार्ट होंगे आपके पास, एक होगा EG और एक होगा T2G। ये हो गया T2G, ये हो गया EG। D के 5 कक्षक होते हैं, DXY, YZ, XZ, x² y² और dz², जिसको क्रम से हम EG और T2G कक्षक कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएंगे या हायर से लोअर में जाएंगे, लोअर से हायर में या हायर से लोअर में जाएंगे, तो सुनना, जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा तो ऊर्जा को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा।
यहां पर कर रहा है एनर्जी को रिलीज, यहां पर करेगा एनर्जी को गेन। तो ध्यान से सोचो, जब एनर्जी गेन होगी या एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, वो बहुत केस में ऊर्जा एनर्जी चल रही है। एनर्जी का संबंध लेमड़ा से होता है और लेमड़ा कलरफुल होता है। सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या यूं कह सकते हो संक्रमण तत्व, ट्रांजिशनल एलिमेंट कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। वापस इस बात की चर्चा कर लेता हूं कि संक्रमण तत्व, ट्रांजिशनल एलिमेंट कलरफुल होते हैं, जिसके तीन रीजन हो गए हमारे पास। अनपेड इलेक्ट्रॉन का होना अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है, एक आपके पास सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। दूसरा डीडी संक्रमण। डीडी संक्रमण किसे कहते हैं, सीएफटी सिद्धांत के अनुसार क्रिस्टल फील्ड, कोऑर्डिनेशन में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इस बात को, सीएफटी क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत क्या होता है, बस अभी ये समझ लो। सीएफटी सिद्धांत के अनुसार डी ऑर्बिटल दो भागों में बटे हुए होते हैं, जिसमें एक की एनर्जी ज्यादा होती है, एक की एनर्जी कम होती है। ज्यादा वाले को बोलते हैं इजी और कम वाले को बोलते हैं T2G। तो जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो आपको पता है या तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और या यहां से यहां आ सकता है, मींस इलेक्ट्रॉन इजी से T2G और T2G से किस में आ सकता है, इजी में। जब आएगा तो क्या होगा, जब यहां से यहां जाएगा तो एनर्जी गेन होगी, जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी चल रही, एनर्जी का संबंध लेमड़ा से, और लेमड़ा कलरफुल लाइट में कैसा होता है, विजिबल होता है। और तीसरा कारण आपको बता ही दिया, चार्ज ट्रांसफर। एक आदमी दो बार जिम में चला जाए तो इस बात को हम क्या बोलते हैं, चार्ज ट्रांसफर बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सुनिएगा बेटा, अगला टॉपिक, इसी में हम अगली बात कर लेते हैं, छोटा टॉपिक ले लेते हैं इसमें, एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन में क्या होगा आपके पास, देखो ध्यान से। एलॉय फॉर्मेशन में सीधी बात ये होती है आपके पास मिश्र धातुओं का निर्माण, हिंदी में ये कहते हैं इस बात को, मिश्र धातुओं का निर्माण। जब दो डी ब्लॉक की धातुओं को मिलाकर कोई नई धातु बनाई जाती है, जब टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मिक्स एंड फॉर्म ए न्यू मेटल, दिस मेटल इज नोन एज अलॉय फॉर्मेशन। एफ ब्लॉक में इसको मिक्स मेटल कहते हैं, मिक्स धातु कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, लेकिन डी ब्लॉक की दो धातुओं को क्यों मिलाया जाता है, आपने भी सुना ही है भाई, सुनार लोग खोट मिला देते हैं, सोने में कॉपर मिला देते हैं। अब आप सोचो, सोने में तांबा मिला दिया उन्होंने, सोना और तांबा दोनों डी ब्लॉक के एक नहीं है, आखिर क्यों मिलाया? और मिलाने का रीजन क्या है, इनकी रेडियस का जो डिफरेंस है वो लेस देन 15% होता है। ट्रांजिशनल एलिमेंट फॉर्म अलॉय बिकॉज देयर रेडियस डिफरेंस इज लेस देन 15%, क्योंकि इनकी त्रिज्याओं का अंतर 15% से कम होता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल याद कर लो, क्यों जागा, क्यों सोया, देखो क्यों सोया और क्यों जागा। क्यों जागा पापा, मोबाइल से गेम खेल रहे हो, बापू क्यों जागा, खेलने नहीं देगा। क्यों सोया काका, काका के मोबाइल में फोन देगा। तो क्यों सोया काका मतलब कांसा, क्यों जागा पापा मतलब पीतल, ये हो गया आपके पास ब्रॉन्ज, और ये हो गया आपके पास ब्रास। तो देखो होता क्या है इसमें, ये होता है जनरली 75%, ये होता है 25%। ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, पर दो चार एग्जांपल याद कर लो। Cu और Sn जब मिलते हैं तो कहां सा बनता है, ब्रॉन्ज। Cu और जिंक जब मिलते हैं तो पीतल बनता है, ब्रास। एक और राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, जर्मन सिल्वर, क्यों जागा नींद से। कईयों के घरों में देखते हो जर्मन शेपर्ड कुत्ता होता है, पास से निकलते हो कर यार ये जग नहीं जाए, तो क्यों जगा नींद से, नींद से जाके भागे भौंकेगा तुम्हें, तो क्यों जगा नींद से। यहां पर कॉपर होगा, जिंक होगा और निकल होगा, इसको कहते हैं हम जर्मन सिल्वर। ये है जर्मन सिल्वर, आरबीसी बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है भैया, आप एग्जाम आइडिया एग्जाम किट में देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, तो यहां से हो गया अपने पास क्यों जागा कांसा, क्यों सोया कांसा, क्यों जागा पीतल, क्यों जागा नींद से जर्मन सिल्वर। फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, थाली में खाना खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, पढ़ने दो, सब्जी और साग और रोटियां चलती रहेगी। तो फिक्र नहीं, स्टेनलेस स्टील, क्योंकि थाली बड़ी होती है स्टील की, ठीक है। तो फेरस, क्रोमियम और निकिल, ये होता है स्टेनलेस स्टील। फिकर ही फिकर है, कोई चलते रास्ते में रामपुरी रख दे चाकू, फिकर। फेरस और क्रोमियम से, इससे क्या बनाया जाता है, वेपन्स बनाए जाते हैं, औजार, तलवार है, नाइफ, चाकू है, ये सब फेरस और क्रोमियम से। ये होता है आपके पास, इससे बनते हैं वेपन्स, ठीक है। वैसे जनरली ये तीन ही आपको ध्यान रखने। तो एलॉय फॉर्मेशन होता है क्यों, शॉर्टकट में बता देता हूँ।
15% से कम रेडियस का डिफरेंस होने के कारण दो मेटल को मिला सकते हो, और इसी कारण क्या बनता है, अलॉय बनता है। अगली बात है कौन कौन सी अलॉय, जैसे कांसा ब्रॉन्ज है, क्यों सोया, जैसे पीतल है, क्यों जगह, क्यों जगह नींद से, जर्मन सिल्वर। स्कूल में घंटी होती है, स्कूल में घंटी होती है, बेल मेटल्स बोलते हैं उसको। तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर करोगे आप क्यों जगह पापा, क्यों जगह पापा, ऐसे क्यों जगह पापा, फास्फोरस आ जाएगा वहां, ठीक है। हालांकि ये ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, ये मेटल ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगली बात इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एक और कंपाउंड बीच में कैटालाइटिक नेचर रहेगी, उसको अभी बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट अगला आपके पास नेक्स्ट टॉपिक इंटरस्टिशियल कंपाउंड, हिंदी में कहते हैं इसको अंतराकाशी तत्व। अंतराकाश का मतलब होता है कि दो आदमी बैठे हैं, उनके बीच में एक जगह है, जगह में बेग रख दिया आपने, तो दो सजीवों के बीच एक निर्जीव रख दिया, बेस रख दिया, वो जगह भर गई। इस प्रकार की जो चीज कहलाती है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशनल एलिमेंट। कैसे होते हैं भैया, आपको कुमार साहब उनके डी ब्लॉक खाली होते हैं, तो उन खाली कक्षकों में कुछ घुसपैठिए बैठ जाएंगे, उन घुसपैठियों के नाम है HCBN, उन घुसपैठियों के नाम है HCBN, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन और नाइट्रोजन, ठीक है। HCBN ये आपके पास नॉन मेटल्स क्या होंगे, बैठ जाएंगे उसमें, और बैठने के कारण क्या बन जाएगा आपके पास ये नॉन मेटल बैठ गए, तो जैसे ही नॉन मेटल उसमें इंटर कर गए तो इससे बने कंपाउंड क्या कहलाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहलाते हैं। जनरली ट्रांजिशनल एलिमेंट्स आर वैकेंट, in these vacant orbitals some non-metal elements as hydrogen, carbon, boron, nitrogen are localized and form a new compound. These compounds are known as interstitial compound और बर्थलोइड्स कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं आपके पास, इंटरस्टिशियल कंपाउंड या बर्थलोइड कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, ये यौगिक अपने जनक यौगिकों से, ये यौगिक अपने पेरेंटल एलिमेंट से ज्यादा हार्ड होंगे भाई, क्योंकि बीच की जगह भर गई ना, तो बीच की जगह भरने से ये हार्ड हो गए, पहली बात तो हार्ड हो गए, कठोर हो गए। दूसरी बात, इस कठोरता के कारण, कठोर होने के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक भी कैसे हो गए, उच्च हो गए। तीसरी बात, ये कैसे हो गए आपके पास, हार्ड हो गए एक तो, और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो गए, ज्यादा हो गए, ठीक है। बट इनमें एक कमी होती है, ये अरस समीकरणमितीय होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है। ये कैसे होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, इसको बोलते हैं अरस समीकरणमितीय। इसका मतलब क्या होता है, देखो अरस समीकरणमितीय का मतलब होता है मेटल का जो आपके पास रेशियो है वो नॉन मेटल की तुलना में पॉइंट्स में आ जाए या कम आ जाए। जैसे देखो निकिल का ऑक्साइड है, ये स्टोइकियोमेट्रिक है, लेकिन निकिल 0.96 ऑक्सीजन हो जाए, ऐसे ही फेरस आ गया 94 ऑक्सीजन आ गया। तो जरा देखो ऑक्सीजन नॉन मेटल की अधातु की तुलना में धातु का प्रतिशत कम हो गया, इस प्रकार के फॉर्मूले लिए हुए होंगे, इसको बोलते हैं हम अरस समीकरणमितीय यौगिक। अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसमें कैटालाइटिक नेचर, ठीक है। कैटालाइटिक नेचर शो करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण कहा जाता है इसको। संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, इसका कारण बताइए। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, इसका कारण वही है, इनके पास रिक्त डी ऑर्बिटल है। कैटालाइटिक नेचर क्या होती है, व्हाट इज कैटालाइटिक, व्हाट आर कैटलिस्ट, उत्प्रेरक क्या होते हैं। सभी बच्चे जानते हैं, ऐसे पदार्थ जो अपनी बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हुए रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे और खुद अपरिवर्तित रहे। पॉइंट टू बी नोटेड, रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड alter or change the rate of reaction are known as catalyzed without changing our chemical composition। खुद के केमिकल कंपोजिशन को चेंज करे बगैर रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे, तो गति तो तुम्हारी भी बढ़ सकती है। यहाँ से कचौरी वाले की दुकान पे जाना है, पैर रगड़ते रगड़ते जाओगे, उधर से मोटरसाइकिल वाला ओ भाई जी रोको, बैठ गए आप भाई जी की गाड़ी में और फट से पहुंच गए। बताओ रेट बढ़ी नहीं, आपका कुछ बिगड़ा क्या, बस ये। अगर खाली जगह थी मोटरसाइकिल में तो आपको बिठा लेगा, लेकिन यहाँ तो खाली जगह ही है। ट्रांजिशनल एलिमेंट क्या रखते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स। कब से बात कर रहे हैं, कैसे, रिक्त कक्षक, और इन रिक्त कक्षकों में क्या चले जाएंगे, इन रिक्त कक्षकों में क्या होगा आपके पास, इन रिक्त कक्षकों में बैठ जाएंगे और बैठकर रिएक्टेंट क्या बना देंगे, अपना प्रोडक्ट बना देंगे। तो ध्यान रखना, होता क्या, एक तो
ट्रांजिशनल एलिमेंट में, संक्रमण तत्वों में जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है ns और n-1d। इसके बीच में वैकेंट कम होता है, पहला कारण। दूसरी बात जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, वैकेंट होते हैं। और इसी वैकेंट होने के कारण क्या होगा आपके पास, इस वैकेंसी के कारण ये क्या शो करेंगे आपके पास, कैटालाइटिक नेचर को शो करेंगे, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल सुन लो। जैसे एक तो तुम जानते हो हेबर प्रोसेस, हेबर विधि, हेबर प्रोसेस में क्या होता है बेटा, अमोनिया का बनना होता है। तो N2 + 3H2 इक्वल्स टू बनता है आपके पास ट्वाइस NH3। यहां जो कैटलिस्ट काम आता है वो होता है आपका Fe। ठीक है, एक तो ये ध्यान रख लो, कई बार एग्जाम में आ चुका है। एक आपको बता दूं, प्रोपीन का प्रोपाइलेशन होगा, सॉरी एथीन का पॉलीमेराइजेशन होगा, एथीन का बहुलीकरण होगा। तो एथीन से जब पॉलीथीन बनती थैलियां, रात दिन काम में ले रहे हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 एन मॉलिक्यूल्स लिए, जब पॉलीमर बनता है डबल बॉन्ड टूट जाता है, पांगड़े खुल जाते हैं। नेक्स्ट तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, देखो पांगड़ा खुला एन पीछे चला गया, ये एथीन ये पॉलीथीन। यहां पर जो कैटलिस्ट काम आता है उसका नाम है जिगलर नट्टा। क्या नाम है, जिगलर नट्टा, जिसका फॉर्मूला होता है ET का थ्राइस एल्युमिनियम प्लस TiCl4। इसको आप बोल सकते हो ट्राई एथाइल एल्युमिनियम प्लस TiCl4। देखो डी ब्लॉक की धातु है, इसको बोलते हैं जिगलर नट्टा, जिगलर नट्टा। ऐसे ही 2-3 कैटलिस्ट और ध्यान रख लो। जैसे बी ब्लॉक में हम पढ़ेंगे HNO3 इक्वा फोर्टिस, जो आपका एसिड होता है HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में ओस्टवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं उसको, प्लेटिनम काम आता है। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड का बनना, H2SO4 का बनना, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट संपर्क विधि। संपर्क विधि में जो कैटलिस्ट काम आता है वो कौन है बेटा, पीटी कैटलिस्ट होता है। ऐसे ही दूसरी बात करते हैं हम किसकी, नाइट्रिक एसिड की HNO3, इसका होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। और ओस्टवाल्ड प्रोसेस में भी कौन काम आता है, पीटी काम आता है। यहां पर जो प्लेटिनम में आप देने वाले हो काम में, वहां वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी हो सकता है V2O5, जनरली उसी को काम में लेते हैं। यहां पर V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो इसकी सेकेंडरी नलियां होती है उसमें भरा जाता है। तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, कैटालाइटिक नेचर शो करते हैं क्योंकि NS और N-1D के बीच गैप कम होता है। दूसरी बात, इसमें जो आपके पास कैटालाइटिक नेचर, अधिकांश ऑर्बिटल कैसे होते हैं, खाली होते हैं, जिसमें क्या होता है, ये कैटलिस्ट बैठते हैं और बैठकर रिएक्टेंट से फटाफट प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे हेबर प्रोसेस में Fe काम आता है, जैसे पॉलीथीन के बनने में जिगलर नट्टा काम आ रहा है, जैसे ओस्टवाल्ड प्रोसेस में पीटी काम आ रहा है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 काम आ रहा है। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लास्ट, नोवा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। Why transitional element shows complex formation? संकुल निर्माण, संक्रमण तत्व ट्रांजिशनल एलिमेंट संकुल निर्माण करते हैं, उसका कारण केवल 3 छोटे छोटे पॉइंट है। आपने देखा संक्रमण तत्वों में खाली जगह कोई ना कोई आएगा, खाली जगह, साइज छोटा होता है, उच्च जेड डिफेक्टिव होते हैं, बस। क्या, वाई ट्रांजिशनल एलिमेंट शोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, संक्रमण धातुएं संकुल निर्माण दर्शाती है। क्यों, पहले कारण छोटा आकार, स्मॉल साइज। जब स्मॉल साइज होगा तो हाई वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान उच्च होगा। तो छोटा आकार, उच्च नाभिकीय आवेश, और क्या होते हैं इसमें, डी कक्षा रिक्त होते हैं। ठीक है, क्या हो गया आपके पास, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। नेक्स्ट वाले टॉपिक में वापस 1-2 टॉपिक बच गए, तो अगला टॉपिक बनाएंगे। ये बेटा चौथा टॉपिक काफी दिनों से बना, क्षमा चाहूंगा इसके बाद में आपसे कि बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, लेकिन ये पार्ट 4 है जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। अगला इसका लास्ट टॉपिक रहेगा जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। नमस्कार, थैंक यू।